नोट छापना, उसको पहुंचा, अरबों खरबों रुपया का खर्च। दुनिया का 46% रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। यूपीआई का मीनिंग है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जो एक तरह का पेमेंट मेथड है जिसमें बिना किसी पेपर वर्क के कहीं भी पैसे भेजे जा सकते हैं और रिसीव किए जा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई पेमेंट्स की देखरेख करती है, जो आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का एक इनिशिएटिव है जो इंडिया में रिटेल पेमेंट्स की देखरेख करती है। एनपीसीआई का गठन वर्ष 2008 में वर्ष 2007 के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट के तहत हुआ। वर्ष 2016 में आरबीआई की रिकमेंडेशन पर एनपीसीआई ने यूपीआई पेमेंट मेथड डेवलप किया, जिसके कारण केवल एक स्मार्टफोन मात्र से कहीं भी किसी भी जगह ऑनलाइन पेमेंट पॉसिबल हो पाई। अब आप कहेंगे ये तो हमें भी पता है कि यूपीआई ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस करने का काम करती है। वो बात बता जिसके लिए क्लिक करवाया है। यूपीआई सर्विस भारत के कितने बैंक प्रोवाइड कराते हैं, ये बात जानने से पहले पीएसपी और इश्यूअर टर्म को समझ ले तो अच्छा होगा। पीएसपी का अर्थ है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर, यानी वो बैंक जिन्होंने अपनी खुद की ऑफिशियल ऐप प्ले स्टोर और एप्पल स्टोर पर लॉन्च कर रखी है ताकि उनके कस्टमर्स उनकी ऑफिशियल ऐप यूज करके ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पाए। और रही बात इश्यूअर्स की, तो इश्यूअर्स के अंडर वो बैंक आते हैं जिन्होंने अपनी खुद की कोई ऑफिशियल ऐप लॉन्च नहीं कर रखी है। वो अपने कस्टमर्स को किसी थर्ड पार्टी ऐप का यूज करके अपनी ट्रांजैक्शन करने के लिए अलाउ करते हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे और ऐसी 22 टोटल थर्ड पार्टी ऐप भारत में फिलहाल काम करती हैं। इंडिया में टोटल 458 यानी 458 बैंक्स यूपीआई सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जिनमें से 65 यानी 65 पीएसपी हैं, यानी वो बैंक जिन्होंने खुद की ऐप लॉन्च कर रखी है, और 393 ऐसे बैंक हैं जो किसी थर्ड पार्टी का यूज करके अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अब रही बात यूपीआई ऑल ओवर द वर्ल्ड, ये क्या चल रहा है, चलिए एक इंसिडेंट बताता हूँ। अमोल देथे जो इकोनॉमिक टाइम्स के जर्नलिस्ट और एडिटर हैं, वो एक बार फेडरल रिजर्व बैंक के एक इवेंट में सिडनी गए। फेडरल रिजर्व बैंक यूएस का एक सेंट्रल बैंक है। जो काम इंडिया में आरबीआई करता है वही यूएस में फेडरल रिजर्व बैंक करता है। उनको वहां फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स के समक्ष खुद को रिप्रेजेंट करना था, तो वो काफी नर्वस थे। लेकिन जब फेडरल रिजर्व बैंक के ऑफिसर्स ने उनसे पूछा कि भारत की 1.2 बिलियन पॉपुलेशन के पास आधार कार्ड है, तो उन्होंने कहा हाँ। जब ऑफिसर्स ने उनसे दोबारा पूछा कि क्या आप अपने स्मार्टफोन में पिन डाल के अपनी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं, उन्होंने कहा हाँ। तो ये बात उन ऑफिसर्स के पेट में पच ना पाई। वो सोचने लगे कि यूएसए जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ऐसी कोई टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं कर पाई, तो इंडिया ने कैसे कर ली। लेकिन वो नहीं जानते इंडियन हिस्ट्री के बारे में, जहाँ पाणिनि ने भी जन्म लिया है और चाणक्य ने भी। एनीवे, अब जब यूरोपियंस ने यूपीआई टेक्नोलॉजी को ऑब्जर्व किया तो उनको भी ये टेक्नोलॉजी अच्छी लगी। अब वो इंडिया से यूपीआई टेक्नोलॉजी चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्यों कई कंट्रीज यूपीआई टेक्नोलॉजी के पीछे पागल हैं? क्या आपने कभी सोचा है? मत सोचिए, बिना सोचे ही मैं बता दूं। देखिए, यूएस एक डेवलप्ड कंट्रीज है, हथियारों के मामले में, कल्चर के मामले में नहीं। इंडिया वर्ष 2020 से यूपीआई को इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश कर रहा है। इसका मेन कारण यूएस ही है। फरवरी 2022 में स्विफ्ट यानी सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस ने यूरोपियन यूनियन और वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर रशिया के कई बैंक्स पर बैन लगा दिया। स्विफ्ट वेस्टर्न कंट्रीज के 10 सेंट्रल बैंक्स का एक संघ है जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस करवाने में बातचीत का एक मीडियम है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बिचौला शादी करवाता है। स्विफ्ट द्वारा रशिया पर बैन लगाने का एम रशिया की इकोनॉमिक कंडीशंस को डाउन करना था, ताकि रशिया यूक्रेन के साथ वार रोक दे। लेकिन पुतिन अंकल कहाँ मानने वाले। अब आप कहेंगे कि बैन लगाने से इकोनॉमी कैसे डाउन हुई। देखिए, हर कंट्रीज में हर चीज पैदा नहीं हो सकती। कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिनका इंपोर्ट किया जाता है, कई कमोडिटीज ऐसी हैं जिनका एक्सपोर्ट किया जाता है। जैसे भारत में हरियाणा के करनाल और कैथल सबसे ज्यादा चावल का एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक वैसे ही हर कंट्रीज को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना पड़ता है, जिसके लिए ट्रांजेक्शन तो करनी ही पड़ेंगी। और जब बैन लग जाएगा तो ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे, जिसके कारण डिफिकल्टीज फेस करनी पड़ेंगी, जिसके कारण महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो इकोनॉमिक कंडीशन तो घटिया होंगी ही। अब आप कहेंगे कि इंडिया को रशिया पर बैन लगाने से क्या लेना देना। देखिए, लेना देना है, क्योंकि इंडिया रशिया से क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम इंपोर्ट करता है, और इंपोर्ट करेगा तो ट्रांजैक्शंस तो करनी ही पड़ेगी। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि यूएस इंडिया और रशिया पर इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दे, जिसके कारण दोनों कंट्रीज की इकोनॉमिक कंडीशंस खतरे में पड़ेंगे। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज के पास यूपीआई होगा तो यूएस चाहे किसी भी तरह का कोई भी सैंक्शंस लगा ले, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपन यहाँ से डिब्बा स्कैन करके रुपए भेज देंगे और रशिया भी ऐसा ही करेगा। फरवरी 2023 में हुए G20 समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने G20 कंट्रीज और अदर देन G20 कंट्रीज को भी यूपीआई यूज करने के लिए इन्विटेशन दिया है। इंडिया, यूके, यूएस, सिंगापुर, सऊदी अरबिया, ओमान
और यूएई के बैंक्स और पेमेंट कंपनीज के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इससे जो भी फॉरेन टूरिस्ट इंडिया आएंगे वो बस केवल एक डिब्बा स्कैन करेंगे और पेमेंट कर देंगे। ठीक इसी तरह इंडिया वाले भी जब फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो ऐसा कर पाएंगे। कोई भी पेपर वर्क, किसी भी तरह की झंझट नहीं झेलने पड़ेगी। देखिए मेरे ओपिनियन से तो ये भारत सरकार का सबसे बेस्ट डिसीजन है, क्योंकि वर्ष 1999 में जब कारगिल वार में भारत को यूएस के जीपीएस सिस्टम की जरूरत थी, तब यूएस ने भारत को अपनी टेक्नोलॉजी अवेल नहीं करवाई थी। जीपीएस एक तरह का सिस्टम है जिसका अर्थ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जो किसी भी चीज की लोकेशन हमें प्रोवाइड करवाने का काम करता है। और इससे ठीक एक साल पहले वर्ष 1998 में यूएस ने भारत पर न्यूक्लियर टेस्ट्स के कारण इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए थे। केवल वेस्टर्न कंट्रीज ही नहीं बल्कि अफ्रीकन कंट्रीज भी भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी को देखते हुए भारत के फेवर में है, क्योंकि भारत ने रशिया और यूक्रेन वॉर में किसी भी कंट्री को फेवर नहीं किया है। इंडिया केवल न्यूट्रल स्टैंड पर है। एक्चुअली में कई कंट्रीज ने इंडिया के आधार कार्ड के एक्सपीरियंस को ऑब्जर्व किया है और अपने अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज में ऐसे ही किसी ओपन सोर्स फाउंडेशनल आईडी कार्ड को डेवलप करना चाहा, और ये कार्ड डेवलप करने का काम IITB यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर की एक ब्रांच MOSIP यानी मॉड्यूलर ओपन सोर्स आइडेंटिटी प्लेटफॉर्म ने अलग अलग डेवलपिंग कंट्रीज के सिटीजन्स के लिए आईडी कार्ड बनाने की पेशकश रखी है। ये प्रोजेक्ट सर रतन टाटा और ओमिडयार नेटवर्क जैसी कंपनीज ने फंड किया है। फिलीपींस और मोरक्को पहले दो ऐसे देश हैं जिन्होंने MOSIP द्वारा बनाए गए आईडी कार्ड अपने कंट्रीज में लागू किए हैं, और ठीक इसी तरह 10 डेवलपिंग कंट्रीज ने MOSIP के साथ एग्रीमेंट साइन कर रखा है। देखिए अगर यूपीआई इंटरनेशनलाइज होता है तो इससे इंडिया को 3 फायदे हैं। पहला, इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी अदर कंट्रीज को देगा तो फ्री में तो देगा नहीं, तो उससे एक इनकम होगी। दूसरा, भारत की पॉपुलेशन का एक ठीक ठाक हिस्सा फॉरेन कंट्रीज में काम करता है यानी जॉब करता है, तो उनको अपने घर यानी इंडिया में पैसे भेजने पड़ते हैं, जिसके कारण उनको बहुत सा पेपर वर्क करना पड़ता है। लेकिन अगर यूपीआई इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो वो केवल अपने स्मार्टफोन से अपने माँ बाप के पास पैसे भेज पाएंगे। और नंबर 3, देखिए इंडिया में 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज हैं और कई कंपनीज ऐसी हैं जो फॉरेन कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती हैं अपनी सर्विसेज और अपने गुड्स को, तो ऑब्वियस सी बात है ट्रांजेक्शन तो होगी ही। लेकिन फिलहाल ट्रांजेक्शन करने में पेपल और पेयरनी जैसे कई अलग अलग मेथड्स का प्रयोग किया जाता है जो बहुत हाई चार्ज करते हैं। लेकिन जब ट्रांजैक्शन बिलियंस में होती है तो छोटा छोटा चार्ज एक बड़ी रकम बन जाता है। लेकिन जब यूपीआई पूरी तरह इंटरनेशनलाइज हो जाएगा तो इन कंपनीज को इन एक्स्ट्रा चार्जेस का खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।